हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। इन 3 टॉपिक में बच्चों 2 टॉपिक तो ऐसे हैं जो अब की बार नए जुड़े हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये तीनों टॉपिक कौन कौन से हैं। तीनों टॉपिक में हम बात करें बच्चों, तो जो हमारा पहला है वो है वांट हाफ गुणांक, जो अब की बार नया ऐड हुआ है। दूसरा है नेर्नस्ट समीकरण, पुराना ही है लेकिन हर साल कम से कम 2 से 3 सेट में पूछता है। और तीसरा है आर्हेनियस समीकरण, ये आर्हे लिखा है, उस पर मत जाइएगा, आर्हेनियस समीकरण। ये तीनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों इनको अच्छे से तैयार करना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक ही फ्रेम के अंदर आज इन तीनों का निपटारा हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक है क्या, या वांट हाफ कारक, अंग्रेजी में वांट हाफ फैक्टर बोलते हैं। तो वांट हाफ गुणांक बोले या इसी को पूछ लेता है बच्चों वांट हाफ कारक। ठीक, अगर आपका वांट हाफ कारक भी अगर कहीं दिख जाए तो समझ लेना यही है वांट हाफ कारक। तो चाहे वांट हाफ गुणांक कहे बच्चों या वांट हाफ कारक कहे, दोनों सेम है। बहुत ज्यादा ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि भाई नया ऐड हुआ है तो जरूर पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो देखिए बच्चों, वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ कारक कहते किसे हैं, एकदम सिंपल है। देखिए किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ कारक कहते हैं और इसे आई से दर्शाते हैं। देखिए ये कह रहा है कि किसी, ठीक, इस पॉइंट को पकड़िएगा, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान, यानी एक अणुसंख्य गुणधर्म का जो प्रायोगिक मान है और दूसरा सामान्य मान जिसको मूल मान कहते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म पहले कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है। ठीक, देखिए अणुसंख्य गुणधर्म में बच्चों कौन कौन से होते हैं, तो अणुसंख्य गुणधर्म होते कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक, कौन सा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक, आपेक्षिक अवनमन। और दूसरा क्या है, ये बहुविकल्पी भी पूछा है, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, तो ऑप्शन आपके दिए रहते हैं। तो पहला ये है। दूसरा बात करें तो बच्चों ये है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी आपका वांट हाफ, मतलब ये अणुसंख्य गुणधर्म है। और तीसरा है हिमांक में अवनमन। क्या है बच्चों, हिमांक में अवनमन। और चौथा है आपका परासरण दाब। ठीक, ध्यान देना, ये सभी के सभी अणुसंख्य गुणधर्म है। कभी कभार ये वैसे भी पूछ सकता है, तो याद रखना बच्चों अणुसंख्य जो गुणधर्म आपके कौन कौन से हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये क्या है, आपके अणुसंख्य गुणधर्म को प्रेजेंट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो भाई ये तो अणुसंख्य गुणधर्म है। चलिए अब हम आते हैं इस टॉपिक पर। हमें कह रहा है कि भाई इसको लिखना क्या है, कि लिखेंगे वांट हाफ गुणांक। ठीक, वांट हाफ गुणांक बराबर, वांट हाफ गुणांक आई से डिनोट करते हैं। वांट हाफ गुणांक बराबर हमने क्या बताया कि अणुसंख्य, ठीक, अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान, ठीक, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, सैद्धांतिक मान जो होता है, प्रायोगिक मान, ठीक, प्रायोगिक मान हो जाए। और उसके बाद बच्चों दूसरा क्या होता है, अणुसंख्य, ठीक, अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब प्रेक्षित मान होता है, या जिसको हम मूल मान कहते हैं या सामान्य मान। ठीक,
सामान्य मान। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है रसगुल्लों, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है वांट हाफ गुणांक। ठीक, यानी जो किसी भी विलयन का अणुसंख्य, मतलब किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान तथा अणुसंख्य के गुणधर्म का सामान्य मान या मूल मान का अनुपात ही कहलाता है वांट हाफ गुणांक। अब देखिए इसको, जैसे हमें पता है बच्चों, हमने भी क्या आपको बताया, जो सभी बताया गुणधर्म। सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को कैसे लिखते हैं? तो हमें पता है बच्चों, हम लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। इसको अगर हम दर्शाते हैं तो काई से, एक्स बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, डोंट वरी, कुछ भी पढ़ लो आप एक्स से। ठीक, ये चीज होता है। लेकिन अगर हम उसी को जब वांट हाफ गुणांक के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लगा देते हैं आगे आई। इस तरह से ये बन जाता है। ठीक, और दूसरा जैसे है भाई, जो आपका डेल्टा टीबी होता है वाष्प दाब में, मतलब जो क्वथनांक में उन्नयन, तो इसको हम लिखते हैं केबी इंटू एम से। इस तरह से इसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो इसमें भी जब हम वाट हाफ गुणांक के रूप में लिखेंगे तो आगे आई लगा देंगे। इतना होना करना है बस अपने को। ठीक, और तीसरा क्या है? जैसे भाई तीसरा है कि हमें डेल्टा टी एफ यानी हिमांक में अवनमन को हम दर्शाएंगे के एफ इंटू एम से। तो अगर इसको वांट हाफ गुणांक के रूप में लिखना चाहेंगे तो व्यक्त कर देंगे आगे आई लगा करके। ठीक, और चौथा है जो अणुसंख्य गुणधर्म, वो है आपका, जैसे पाई होता है परासरण दाब, पाई बराबर होता है बच्चों सी आर टी। ठीक, सी क्या है? सांद्रता है। पाई बराबर सी आर टी, तो इसमें भी आगे आई लगा देता है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है क्या, मतलब अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर ये वांट हाफ गुणांक। क्लियर हो गया? इतना याद रखना बच्चों, जब भी हम इसको वांट हाफ गुणांक के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, हम इनको इस तरह से मतलब लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? देखिए कुछ भी नहीं था। वांट हाफ गुणांक क्या है, केवल आप इतना याद रखिए कि वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं, तो किसी विलयन के अणुसंख्य गुण के प्रायोगिक मान तथा उसके सामान्य मान या मूल मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। फिर पूछेगा कभी कभार कि भाई अणुसंख्य गुणधर्म को वांट हाफ गुणांक के पदों में लिखिए। तो हम सबको ये हमें पता है कि ये चारों अणुसंख्य गुणधर्म है, तो हम चारों को जब वांट हाफ गुणांक के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। बस इतना आपको याद करना है, इतना समझना है, बहुत ज्यादा अपने को परेशान नहीं होना है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेर्नस्ट समीकरण। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही बताया बच्चों, हर साल कम से कम मान के चलिए 2 से 3 सेट में तो देगा ही देगा। ठीक, नहीं तो 1-2 सेट में तो श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेर्नस्ट समीकरण होता क्या है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच के संबंध को दर्शाने वाला जो इक्वेशन होता है यानी समीकरण होता है, उसको अपन बोलते हैं नेर्नस्ट समीकरण। ये नेर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इसका नाम नेर्नस्ट इक्वेशन पड़ गया है। ठीक, चलिए बच्चों, तो चलिए देखिए, कोई सामान्य मान लेते हैं, कोई अभिक्रिया है। ठीक, कोई एक सामान्य अभिक्रिया, ठीक, कोई एक सामान्य अभिक्रिया है। ठीक, तो एक सामान्य अभिक्रिया यहां से हम मान लेते हैं कि भाई Mn, ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये धातु। ठीक, इस अभिक्रिया के लिए जो नेर्नस्ट समीकरण होगा, नेर्नस्ट इक्वेशन होगा, वो क्या हो जाता है बच्चों? ध्यान से देखिए, E बराबर E नॉट माइनस का 2.303 RT अपान NF
NF हो जाता है, उसके बाद log बेस 10 1 अपान mn प्लस चार्ज, क्योंकि log बेस 10 में लिखते हैं तो इसीलिए ये 2.303 होता है। ये मतलब बिल्कुल कंफ्यूज होइएगा कि ये कहां से आया, क्योंकि ये log बेस 10 का वैल्यू होता है। ठीक, आपको भली भांति ये चीज पता होगा। ये सामान्य अभिक्रिया के लिए निर्दिष्ट समीकरण हो जाता है। वी नो दैट वेरी वेल, हमको रसगुल्लों अच्छी तरह से एक चीज पता है, ठीक, क्योंकि इस पे इक्वेशन मतलब जो है बच्चों इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो यहां से हम वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हम करते क्या, इसको थोड़ा और सिंपल बना देते हैं। तो हमें पता है जो R होता है, R क्या है, गैस स्थिरांक, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है बच्चों, ठीक, इसका जो वैल्यू होता है, एक मिनट, इसका वैल्यू होता है 8.31 जूल प्रति केल्विन मोल। ठीक, वो 0.0821 जो होता है वो वायुमंडल केल्विन केजी प्रति मोल में होता है। तो ये जूल प्रति केल्विन मोल में इसका वैल्यू इतना होता है। ठीक, तो ये R का मान, और T बात करें बच्चों तो ये 25 अंश सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है, तो T का मान हम रख देंगे 25 अंश सेल्सियस। इसको अपन केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, 25 में 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में हो जाएगा, तो ये 298 केल्विन आ गया। और उसके बाद बच्चों ये जो आपका F है, F फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक है F, तो F का जो मान होता है वो होता है 96,500 कूलाम। इन सब जो वैल्यू को अपन क्या कर दें, इस पे पुट कर देंगे। ठीक, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है अगर इसको अपन इस पे पुट कर देंगे, देन हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा E बराबर E0 माइनस का हो जाता है ये 0.0591 अपान ये हो जाता है नीचे n, फिर log बेस 10 1 अपान mn प्लस 1 क्या है, ये धातु की एकांक मोलर सांद्रता होती है। ठीक, तो ये समीकरण बन जाता है, और यही समीकरण अपने को याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में इस इक्वेशन पर आपके मतलब लगभग 3 से 4 सेट में एक न्यूमेरिकल भी जरूर पूछा जाता है। जितना ज्यादा ये समीकरण इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इस पर न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन है। अब कभी कभार क्या होता है भाई कि ये तो डायरेक्टली पूछ लेता है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन पूछता है कि निर्दिष्ट समीकरण क्या है और इसमें उपयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो उसका अर्थ भी जानना बेहद जरूरी है। उपयोगिता हम बाद में देखेंगे, पहले इनका अर्थ। तो जो कुछ भी है इनका सिंबल जो है बच्चों, जैसे भाई R क्या है, ठीक, R के बाद इसमें देखिएगा एक E है, E क्या है, E0 क्या है, ठीक, N क्या है, F क्या है, हर एक चीज ठीक जानना जरूरी है। उसके बाद MN पे प्लस चार्ज ये क्या है, हर एक चीज को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं सबका मतलब कि भाई कौन है क्या। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, ये जो R है ये है गैस नियतांक है। ठीक, E क्या है, तो E है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव है। E0 क्या है, तो E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव है। N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। F क्या है, F है फैराडे नियतांक, ठीक, फैराडे नियतांक। ठीक, ये भी जानना बेहद जरूरी है और अपने को याद करना पड़ेगा रसगुल्लों। एक और बचा है, ये है धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता।
क्लियर हो गया? इतना, इन सब का अर्थ भी जानना बेहद जरूरी है। ठीक, तो ये हो जाता है नेर्नस्ट समीकरण। आई होप आप इजिली इसको समझ पाए होंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि अच्छे से इनको तैयार कर लेना। अब इसकी उपयोगिता क्या होती है? ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव की कमी क्षमता को मतलब व्यक्त करने के लिए इस समीकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, या फिर कह लें कि इसके द्वारा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं इस समीकरण के द्वारा। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले टॉपिक को। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आर्हेनियस समीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है, बताया है पहले ही कि भाई अब की बार ये नया जब इंक्लूड किया गया है, नया ऐड किया है, तो बच्चों डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए आर्हेनियस समीकरण होता गया, तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक में जो परिवर्तन होता है उसी को व्यक्त करने के लिए एक इक्वेशन दिया था, और उसी इक्वेशन को अपन बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, यानी आर्हेनियस समीकरण। यानी आर्हेनियस वैज्ञानिक है, इन्होंने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में जो परिवर्तन होता है, यानी के मान में जो परिवर्तन होता है, उसको व्यक्त करने के लिए एक समीकरण दिया। उसी समीकरण को कहते हैं आर्हेनियस समीकरण। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो चलिए, बाकी इतना याद रखो या ना रखो डोंट वरी, बाकी समीकरण तो याद होना चाहिए। तो इसकी व्याख्या करना है तो सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। के क्या है? वेग स्थिरांक। के बराबर होता है बच्चों a इंटू ई के पावर माइनस का ई ए अपान आर टी। ठीक, ये होता है आपका आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण भी, इसका सिंबल सबका मतलब समझना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले क्या करना भाई, इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। ठीक, व्याख्या करना है, यानी इसको लॉगरिथम रूप में लिखना है, लघुगणक के फॉर्म में। ठीक, या भी ऐसे भी पूछ सकता है कि आर्हेनियस समीकरण का लघुगणक रूप लिखिए, इसलिए याद करना बेहद जरूरी है। चलिए, अब इसको लघुगणक रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे बच्चों दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में हम लाग ले लेते हैं। जब लॉग ले लेंगे होगा क्या बच्चों, देखिएगा, जब यहां से हम इसमें दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग बेस ई के हो जाएगा, बराबर यहां से भी हो जाएगा लॉग बेस ई, उसके बाद a इंटू ई के पावर माइनस का ई ए अपान आर टी। अब एक फार्मूला होता है लॉगरिथम में, ये आपका log m गुणे log n के फॉर्म में लिखा है, यानी log m इंटू n जब हो तो फार्मूला होता है log m प्लस log n, ये फार्मूला होता है। ठीक, क्लियर हो गया? अब इसको लिखेंगे, पहले एक बार फिर से और लिख लेते हैं, तो log बेस ई ए हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा log m, यानी ये m समझो है, ये n समझो, तो log m यानी log a प्लस log n यानी log बेस e, उसके बाद ये जो है आपका e के पावर माइनस का e a अपान आर टी, इतना हो गया। ठीक, अब यहां से भी एक फार्मूला और log m की पावर n, एक और फार्मूला यहां से मिल गया, यानी एक और फार्मूला लगा है, तो फार्मूला होता है, ठीक, ये नहीं दिख रहा होगा, एक और फार्मूला होता है बच्चों log m की पावर जब n हो तो n वाला आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। क्लियर? n log m हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अब इस समीकरण को, इस इक्वेशन को अपन कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका log, ध्यान से समझना, ये log बेस e यानी k हो गया, बराबर इसको अपन log बेस e यानी a रहने देते हैं, प्लस हमने बताया log m के पावर n है तो n वाला आगे आ जाएगा, यानी माइनस का ई ए अपान आर टी, ये आगे आ जाएगा, यहां पर log बेस ई यानी ई अकेले बचा है ना, ये बच गया। ठीक,
यहां। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, ठीक, चूंकि लॉग बेस जो e और यहां पर a है तो इसका वैल्यू 1 होता है, यानी जैसे अगर log बेस 10 और 10 है तो वैल्यू 1, इतना याद रखना। ठीक, तो इसको फिर लिखेंगे कैसे, ये इसको अपन और लिख ले सकते हैं अच्छे से, तो ये हो जाएगा log बेस मतलब e के हो गया और यहां से हो गया log a। अब यहां पर ध्यान देना भाई, ये प्लस माइनस तो है, माइनस हो गया है ना, तो ये e a अपान आर टी इतना हो गया, ये ई ए अपान आर टी हो गया। लेकिन भाई लॉग के फॉर्म में लॉग बेस ई यानी इसके वैल्यू 1 तो हुआ, अब लॉग बेस 10 के रूप में जब लिखना चाहेंगे बच्चों तो ये फार्मूला हो जाएगा लॉग बेस 10 के हो जाएगा बराबर, ये हो गया लॉग बेस 10 माइनस का ई ए अपान 2.303 इंटू आर, उसके बाद 1 अपान टी ऐसे साइड में लिख लेते हैं। यानी एक प्रकार से ये आपका जैसे सरल रेखा का समीकरण होता है, इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ये हो गया log बेस 10, यानी ये y बराबर हो गया y बराबर mx, यानी ये वाला पूरा उठा लीजिए, ई ए अपान आर हो गया, ई ए अपान 2.303 आर हो गया इंटू 1 अपान टी हो गया। ठीक, और प्लस का ये चीज उधर यानी log बेस 10 यहां पे ए था भाई, log बेस 10 यानी ए था, तो ये log बेस 10 हो गया। तो ये y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में एक फार्मूला बन गया है। ठीक, y बराबर mx प्लस सी, m क्या है, ये पूरा ढलान हो जाएगा, ये समझो c है, क्योंकि y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखेंगे तो ये c अंतःखंड को प्रेजेंट करेगा। ठीक, अब देखिए इनका मतलब जानना बेहद जरूरी है बच्चों, तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं इधर। ठीक, ये तो हो ही गया है, इसमें अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सबका मतलब जानते हैं बच्चों, ये जो आपका k है, k क्या है, ठीक, उसके बाद a है, a क्या है, ठीक, ई ए है, ई ए क्या है, उसके बाद r है, r क्या है, और t, सबको जानना बेहद जरूरी है अपने लिए, है ना, बिल्कुल जरूरी है बच्चों। तो सबका मतलब हो गया, देखो तो भाई k क्या है, तो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। ठीक, a क्या है, a आवृत्ति गुणांक है बच्चों, a आवृत्ति गुणांक या चरघातांकी गुणांक बोलते हैं इसको, आवृत्ति गुणांक। ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा, क्या है, सक्रियण ऊर्जा। ठीक, आर क्या है, आर है गैस समीकरण, मतलब गैस स्थिरांक, कई बार बता चुके हैं, स्थिरांक या गैस नियतांक बोलिए। टी क्या है, तो टी है ताप। ठीक, तो इन सब का मतलब यानी सिंबल भी बेहद जरूरी है बच्चों। ठीक, इनको भी समझना, तो अगर भी मतलब ही नहीं समझ में आया तो क्या मतलब हो गया, है ना, पूछ लिया कि आर्हेनियस समीकरण लिखिए तथा उसमें उपयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी लिखिए, तो मतलब ही नहीं भाई, मतलब ही नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए याद रखना बेहद जरूरी है। क्लियर हो गया, चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और बाकी बच्चों, जो फिजिक्स के लिए आप बोल रहे थे, फिजिक्स की क्लास कल आएगी, जो फिजिक्स का चैप्टर 3 है उसकी मैराथन कल आएगी, क्योंकि आज बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। दवा समझ लो भाई, हाँ दवा हमने पिया है, ठीक, टॉनिक वगैरह, तब जाकर के पढ़ा पा रहे हैं। ठीक, इसलिए बच्चों ज्यादा लंबी वीडियो शूट नहीं हो पाई है। कल आएगी फिजिक्स की मैराथन क्लास, तीसरे चैप्टर की। डोंट वरी, दिल थाम के बैठ के कल मिलते हैं एक और मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।